नमस्कार सभी को। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हुई एस्टेट 2021 की जो दिसंबर में परीक्षा हुई है, उसका हिंदी का कॉमन पेपर मैंने एक बार आंसर डाले थे और मैं उसके सभी सवालों को एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं। उनके वो जवाब क्यों बनेंगे। सबसे पहला जो सवाल था ये इसलिए कि कल आपकी जो पीजीटी की और पीआरटी की परीक्षा होगी, कुछ ऐसे ही मिलते-जुलते से सवाल आपके उसके अंदर आएँगे और उसमें थोड़ा-सा बहुत ये मदद करेगा आज का पेपर सॉल्व किया हुआ। तो सबसे पहला जो है, वो है आपने सही संधि युक्त शब्द छाँटना है। पहला जो ऑप्शन है आपका वही सही था, यानी कि युधि जमा स्थिर जो है युधिष्ठिर होता है। स्थै जो है वो स्ठै में चेंज हो जाती है। उसके बाद गुरु जमा उपदेश है आपका। ये जो शब्द था गुरु जमा उपदेश और इसमें गुरु में लास्ट में उ है, आगे फिर उ है, दोनों जुड़ करके गुरूपदेश होगा। गुरोपदेश नहीं होगा, यानी गुरु ये आपका गुरूपदेश होगा। तो यहाँ पर ये आपका इस प्रकार से बनेगा, तो आप समझ लेना इसको। तो यहाँ पर आपका ये गलत था। दूसरा तीसरा अभी जमा में ईप्सा। अगर आप ईप्सा को देखेंगे तो ईप्सा हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है और ये ईप्सा ऐसे होता है और फिर दीर्घ संधि होगी छोटी ई छोटी मिल करके। अभीप्सा भी इस तरीके से आपका जो बड़ी ई की मात्रा इसमें बनेगी, बड़ी ई की मात्रा अभीप्सा, ये तरीका होगा आपका अभीप्सा लिखने का, अभीप्सा। ठीक है, क्लियर है, ये पहले भी डिस्कशन हुआ शब्द है। उसके बाद गति जमा अवरोध। गत्यवरोध शुद्ध में भी बहुत बार ये करवाया गया है। ये आपका है गत्य अवरोध। त आधी रह जाएगी, ई का यह बन जाएगा, आगे अ थी तो वो अ ही रहेगी और इसमें यण संधि होगी, गत्यावरोध। ऐसा ही शब्द आप जब अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें पिछली बार भी आया था आपका अलंकारों में कि छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, वो वृत्ति जमा में अनुप्रास होता है तो वृत्त्यानुप्रास होता है, वृत्त्या लिखते हैं हम आमतौर पे उसको। ठीक है, तो वहाँ वैसा ही ये शब्द है आपका। अगला जो सवाल है आपका, आइए देखते हैं एक बार। सचिन क्रिकेट खेलता है, सभी अंदाज़ा लगा ही लेंगे कि सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। प्रेजेंट टेंस में ही है ये, वर्तमान काल में ही क्रिया थी, तो इसलिए इसका मतलब है नंबर 4 आपका सही था। दादुर, भेक, शालूर, ये आपका सही उत्तर होगा। मेंढक, दादुर मेंढक को कहते हैं। भेक, भेकै संस्कृत का शब्द है, उसी से ये निकल करके भेक शब्द बना है, तो ये भी आपका मेंढक के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद एक अच्छा शब्द, ये 3-4 दिन पहले मेरे पास किसी ने इसका यही सवाल एज इट इज़ भेजा था, ये पहले आ चुका है। तो उस सवाल को भगिनी प्लस ए या प्रत्यय है इसमें, यानी कि जब आप भगिनी प्लस ए करोगे, इसमें ए या प्रत्यय है, ए, और भागिनेय बन जाएगा जिसका मतलब होता है भांजा। ऐसे ही कुंते शब्द बनता है आपका, कुंती का पुत्र, और उसमें अपत्यवाचक, अपत्य कहते हैं संतान को, संतानवाचक प्रत्यय उसमें बन जाता है। गांगेय, गंगा का पुत्र गांगेय, वो भी उसमें भी अपत्यवाचक, ए एक अपत्यवाचक प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपका एक और विशेष बात इसमें ध्यान रखनी है, जैसे वार्धक्य शब्द हुआ, वार्धक जमा में यह और इक प्रत्यय जिसके साथ लगते हैं, तो जो आपका प्रथम वर्ण है उसके साथ जो ह्रस्व स्वर लगा हुआ है वो दीर्घ में चेंज हो जाता है। जैसे आपका वर्धक जमा में यह वार्धक्य, ईश्वर जमा में यह, तो यहाँ पर भी ऐश्वर्य, और विशिष्ट जमा में यह वैशिष्ट है, यहाँ पर भी आई की मात्रा, यहाँ पर भी आई की मात्रा, ये आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उसके बाद आइए हम 35वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? एक बार और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। शुभ को करने वाला तो शुभंकर होता है, बिल्कुल सही है। आपने तो असंगत छांटना था। रस में डूबी हुई मलाई, ये भी आपका रसमलाई बन जाएगा, यानी कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। नव है जो युवक, मतलब
नवयुवक तो एक भी हो सकता है, नव का मतलब यहाँ 9 से नहीं है, नए से है एक प्रकार से, तो 9 युवकों का समूह नहीं होता नवयुवक। तो जवान के लिए ये प्रयोग होता है। शाखा मृग, इसमें बहुव्रीहि समास होगा और शाखा मृग बंदर के लिए प्रयोग होता है। शाखाओं पर दौड़ते रहने वाला मृग, उसको शाखा मृग कहते हैं। तो इसका मतलब आपका जो सही था इसमें असंगत छाँटना था, तो आपका सही जो जवाब था वो नंबर 3 था, यहाँ पर नवयुवक आपका सही होगा। आइए हम 36वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन-सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है? एक प्रकार से आप ये समझिए कि आपके व्याकरणिक की दृष्टि से जब भी हम इनको विकारी और अविकारी में छाँटते हैं, विकारी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों विकारी होते हैं क्योंकि इनमें विकार हो जाता है, इनमें बदलाव हो जाता है, परिवर्तन होता है। और अविकारी आपके मैंने बताए भी थे कि संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण और निपात, ये 5 आपके अविकारी शब्द होते हैं। और संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध बताता है, उसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और यहाँ पर के जो शब्द है, आपका जो ये के शब्द है, ये संबंध सूचक अव्यय है यहाँ पर, क्योंकि संज्ञा के साथ डायरेक्ट ये इसका संबंध स्थापित कर रहा है। तो संबंध सूचक अव्यय इसका उत्तर आपका नंबर 2 होगा। उसके बाद आप चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 37वां जो सवाल है। इसमें आपने अ, अकर्मक क्रिया छाँटनी है, चलना। पहली बात तो ये है कि जब आप क्रिया से क्या प्रश्न करोगे, जो भी आपका उत्तर मिलेगा, तो वो सकर्मक हो जाएगा। चलना मतलब यहाँ पर अकर्मक है, मुस्कुराना, ये भी अकर्मक है, खिलना, यहाँ पर भी अकर्मक है, दौड़ना। इसके साथ आप वाक्य में प्रयोग करके को भी लगा सकते हैं। दौड़ना अकर्मक है, रूठना अकर्मक है, लिखना, क्या लिखना? लेख लिखना, पाठ लिखना, कविता लिखना, तो इसका मतलब वहाँ पर कर्म है। हँसना अकर्मक है, तो खाना, क्या खाना? ये सकर्मक है। सोना ये अकर्मक है। रोना, उठना ये दोनों अकर्मक है, लेकिन काटना, क्या काटना? आपका जवाब इसमें मिलेगा। तो ये सकर्मक थी, यानी इसमें आपका सही जवाब होगा अकर्मक क्रियाओं का जो समूह है, वो आपका चलना, मुस्कुराना, खिलना, ये आपके उत्तर बनेंगे। उसके बाद उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन-सा विकल्प असंगत है? आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। परि प्लस अंक, पर्यंक बनेगा, जिसको आप पलंग कहते हैं। पर्यंक तत्सम शब्द है, पलंग जो है उसका तद्भव बनेगा। पारिभाषिक, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यह प्रत्यय जिसके साथ आता है, तो पूर्व पद के अंदर जो आपका ह्रस्व स्वर है, वो कहीं न कहीं परिवर्तित होता है। यहाँ पर भी परि, भाष और इक, इक प्रत्यय का ये प्रभाव होगा कि जैसे आप इसको करेंगे परि, ये परि है। उसके बाद भाष, आपकी धातु है भाष, ये भाष है। और उसके बाद ये इक प्रत्यय जुड़ेगा। और इक प्रत्यय का जैसे आप समाज के साथ इक लगा देते हैं तो सामाजिक बन जाता है, अर्थ के साथ इक लगा देते हैं तो आर्थिक, यहाँ पर आपका परिवर्तन होगा। ये पारी और भाषिक इसके साथ जुड़ करके बन जाएगा। तो पर्यूषण, जैनियों में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। तो परि प्लस ऊषण शब्द है ये, पर्यूषण, ये सही है आपका। इसका मतलब आपने तो इसमें से ये छाँटना था कि उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन-सा विकल्प असंगत है। अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति बन जाएगा, यण संधि भी हो जाएगी। अति जमा में इत, इत बनेगा, अति जमा में इत, अतीत बन जाता है। अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक बन जाता है। कइयों के दिमाग में ये होगा कि जो अतीत है वो कैसे बनेगा, इसको अगर आप तोड़ें तो ये जो शब्द बनेगा अति, अति उपसर्ग है, संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक है। और ये इत, तो ये दोनों जुड़ करके अतीत, दीर्घ संधि होकर के यहाँ पर अतीत बन जाता है। अति प्लस आवश्यक। अब यहाँ क्या गड़बड़ है? आपका जो सही जवाब होगा, मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अन जो है, ये वाला गलत है। इसमें क्या है? इसमें है कि अन प्लस अन संस्कृत वाला है और न जो है हलंत होगी इसमें। इसमें ये गड़बड़ कर रखी है। अन प्लस असूया, अन प्लस अधिकार, अनधिकार। अन प्लस अधिकार अनधिकार होता है, कभी अनाधिकार नहीं होता।
हम इसको गलत शुद्ध-शुद्ध में भी गलत लिख देते हैं। और अंतिम जो है अन्न प्लस अशन शब्द है ये, अशन का मतलब भोजन होता है। अन्न प्लस अशन, इसका मतलब क्या हुआ? अन्न बिना अशन के, बिना भोजन के जो रहते हैं, जैसे आमरण अनशन पर बैठ गए, तो ये जो है अशन शब्द से जुड़ करके अन उपसर्ग लगता है, तो तीनों के तीनों में अन नए हलंत लगेगा, इसलिए इसमें गड़बड़ थी। अगला आपका जो सवाल है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 38 आपके सवाल हो गए हैं, 39वें सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें है पहला, अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प आपने पहचानना है। विधि, जो विधि के अकॉर्डिंग हो, वैध हो, और निषेध, निषेध तो इसका मतलब इसका उल्टा अपने आप ही हो गया कि ये तो विधि के अकॉर्डिंग नहीं होता। खल का उल्टा सज्जन होता है, खल का मतलब दुर्जन के लिए प्रयोग होता है। अमर और मृत्य, आदमी मृत्य है, अमर जो मरता नहीं है, अजर जो बूढ़ापा नहीं आता जिस पे, तो वैर का प्रीति होता है उल्टा। तो इसका मतलब आपका नंबर 4 इसमें सुमेलित नहीं है, जो ये है अनुचित विलोम का जोड़ा इन्होंने बना रखा है। उसके बाद आपका सवाल संख्या 40 पे हम बढ़ते हैं कि यह जो है वो तालव्य है। जी हाँ, ई चैया से तालु होते हैं वैसे भी, और यह तालव्य है, अलप प्राण है। अलप प्राण आपके जो है इनमें बिल्कुल सही है कि यह रे लव है, चारों अलप प्राण भी होते हैं ये। घोष यानी इसमें स्वर तंत्री में कंपन होता है, घोष भी है ये। उसके बाद आपका ई तालव्य है, जी हाँ तालव्य है। ह्रस्व है, जी हाँ ह्रस्व है। वृतमुखी है, वृतमुखी में आपका उ ओ औ आते हैं, ये बताया भी हुआ है मैंने। और उसके बाद ई जो है वो अवृतमुखी है, बिल्कुल सही है। बै ओष्ठ्य है, घोष है, अलप प्राण है, बिल्कुल सही है। और श जो है ये मूर्धन्य है, हाँ मूर्धा से बोला जाता है। अलप प्राण, ये बात गलत बता रखी है इसने। जो है अलप प्राण नहीं बल्कि महाप्राण है। तीनों शय महाप्राण होती है जो है महाप्राण होता है। तो अघोष है, ये सही है, क्योंकि 13 वर्ण जो है वो अघोष होते हैं। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, हर वर्ग का 10 ये और तीनों शय, तो ये अघोष है। यहाँ पर जो सारा का सारी गड़बड़ थी वो आपकी दूसरा पार्ट है, अलप प्राण बता करके शय को, यहाँ पर गड़बड़ थी। उसके बाद 41वां जो सवाल है, सतत एक शब्द है, सतत। सतत का मतलब लगातार होता है, तो उससे सातत्य बना है, और ये सतत अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। सतत एक लगातार जिसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें आपका सही है कि असंगत छाँटना था, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। निजता, निज जो है वो सर्वनाम शब्द है, उससे ये भाववाचक संज्ञा बन गई, निजता बिल्कुल सही है। रोग, इन और ई 2 प्रत्यय इसमें जुड़ रहे हैं, तो रोगिणी सीधा-सा मतलब है रोगिणी कि वो औरत रोगिणी है, तो इसका मतलब ये एक विशेषण शब्द बन गया। शक्तिशाली अपने आप में ही विशेषण है, अपने आप में ही विशेषण है, ये कह रहा है कि विशेषण से निर्मित संज्ञा है। इसका मतलब आपका सही जवाब होगा नंबर 4, ये असंगत है। उसके बाद चलिए हम 42वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ इसको करते हैं। 42वां सवाल है आपका कि अर्थ की दृष्टि से कौन-सा मुहावरा संगत नहीं है? अब थोड़ा-थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसका दोनों बातें हैं कि बोर्ड किसको ठीक करता है, इस पे डिपेंड करता है। ख्याली पुलाव, जब आप ख्यालों में होते हैं, तो आप बातें करते नहीं हैं वहाँ। मेरे हिसाब से आपका ये पहला उत्तर भी सही हो सकता है। व्यर्थ की कल्पना करना ये सही होना चाहिए था। यहाँ पर जो बातें शब्द लिख रखा है इसने, तो उसमें थोड़ा-सा संशय है कि उसको किसको ठीक मानेंगे। बातें नहीं बल्कि ख्याली पुलाव में बात नहीं करता आदमी, ख्याली पुलाव में कल्पना करता है, अपने मन ही मन कल्पना करता है। इसलिए यहाँ बातें जो शब्द है, वो संशय पैदा कर रहा है। लेकिन इसका चौथा भी है कि ऊँट का देखिए, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये तो है ही ठीक। अंधेरे घर का उजाला, ये भी ठीक है आपका, एकमात्र सहारा। ऊँट का सुई की नोक से निकलना, ये एक असंभव कार्य है। इसलिए यहाँ पर अब देखते हैं बोर्ड किसको ठीक करता है। ये भी इसको ही जो है चांसेस मेरे हिसाब से
बोर्ड ठीक करेगा इसको चौथे को, लेकिन इसमें जो बातें शब्द है ये भी संशय पैदा करता है। ख़्याली पुलाव पकाना, तो बातें नहीं की जाती, वहाँ पुलाव जो पकाए जाते हैं वो दिमाग में पकाए जाते हैं और वो ख़्यालों में होता है और वहाँ पर केवल कल्पना ही होती है। तो कहा नहीं जा सकता। चलिए 1-2 दिन के बाद इसकी आंसर की आती है, तो उसमें देखते हैं कि इसका पहला करेंगे वो या चौथा ठीक करेंगे। लेकिन इसका कोई बस अपने-अपने तर्क हैं, क्योंकि मुहावरों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, कई बार अपने-अपने हिसाब से इसके उत्तर लगाए जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम 43 यानी 43वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट, तुझे धिक्कार है, ये विस्मयादिबोधक है, बिल्कुल सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, ये निषेधवाचक है, इसमें नहीं आया है तो सीधा-सा मतलब निषेधवाचक है। हो सकता है कि वह आज शाम को आए। इसमें जो है ये संदेहवाचक वाक्य है, तीसरा आपका सही होगा। इसने इच्छाबोधक कह रखा है, इच्छाबोधक तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जब हम भगवान से मे ही लिव लॉन्ग भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इच्छाबोधक जो वाक्य होते हैं। तो इसका मतलब इसको संदेहवाचक है, ये आपका संदेहवाचक बनेगा, संदेहवाचक। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म छाँटना है। गोस्वामी तत्सम है, जी हाँ, गोस्वामी तत्सम है और इसका तद्भव बनेगा गोसाईं। गोसाई भी लिख देते हैं, गोसाईं भी लिख देते हैं। और मुकदमा एक अरबी भाषा का शब्द है, ये देशज नहीं है बल्कि विदेशज शब्द है। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा नंबर 2। मुकदमा देशज शब्द नहीं बल्कि ये विदेशी शब्द है। और उसके बाद अंतिम जो सवाल है, मुँह चिकना मुँह पेट खाली, ये लोकोक्ति है। इसका सही जवाब होगा देखने से या देखने में सुखी और भीतर से दुखी, मतलब चिकना मुँह पेट खाली। तो इसका सही जवाब हो आपका सेकंड। तो ये आपके जवाब हैं मेरे हिसाब से। अगर थोड़ी बहुत अगर किसी में कमी है तो एक इस सवाल पे कहा जा सकता है, जो बोर्ड अपनी आंसर की देगा कि जो मुहावरा है, इसमें वो ऊँट का सुई की नोक से निकलना असंभव कार्य के रूप में भी ले सकता है और ख़्याली पुलाव पकाना व्यर्थ की बातें ना करके, बातें जो शब्द है वो थोड़ा-सा संशय पैदा करता है, उन्होंने किस अर्थ में लिखा। तो ख्याल जब भी होते हैं वो केवल दिमाग में होते हैं और दिमाग में जब ख्याल होंगे तो इसका मतलब इसका जवाब कल्पना से ज़्यादा लिया जाना चाहिए था। चलिए देखते हैं, आप अपने उत्तर मिलाइए, एक आध तो इधर-उधर हो भी जाता है। अ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, इसका कोई हम हल करके अगले प्रश्नों को और डाल रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।